हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर बायोडायवर्सिटी। तो ये चैप्टर जो है वो अपन को अच्छे से करना है। इस चैप्टर के मैं दो पार्ट बनाऊंगा। आज अपन पार्ट फर्स्ट करेंगे जिसमें अपन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी के कुछ डेटा है, इंडिया की बायोडायवर्सिटी और एंडेमिक स्पीसीज के बारे में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वैसे मैं बायोडायवर्सिटी की आपको दूसरी डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसी को समझाऊंगा। आपको एग्जाम में वही लिखनी है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट अमेरिका के हिसाब से बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन नोट करें। लेकिन ये डेफिनेशन तभी लिखें तब आपको ऐसे पूछा जाए, तो नहीं तो आप वो वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपन बायोडायवर्सिटी टर्म से स्टार्ट करते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। तो देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो जिसका मतलब होता है लाइफ, और एक मतलब है, एक वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है कितनी वेरिएशन है, कितनी वैरायटी है। तो लाइफ या लिविंग थिंग की कितनी वैरायटी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो उस जगह की क्या कहलाएगी, बायोडायवर्सिटी कहलाएगी। तो बायोडायवर्सिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन कि वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी फाउंड अमंग द लिविंग बींग्स फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर कितनी लिविंग थिंग्स में वैरायटी है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी कहेंगे। इसको मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि ये एक पर्टिकुलर कोई जगह है और यहां पर एक काऊ और मान लो 10 डॉग्स है, ठीक है। और ये एक दूसरी जगह है जहां पर सिर्फ एक काऊ, एक डॉग और एक कैट और एक रैट है। तो अगर देखा जाए तो कहां डाइवर्सिटी ज्यादा कहलाएगी, इस वाली जगह में डाइवर्सिटी ज्यादा कहलाएगी। क्यों? यहां नंबर ज्यादा है लेकिन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, कम है। यहां नंबर कम है लेकिन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, ज्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कितने तरह की वैरायटी ऑफ लाइफ या कितनी तरह की वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह पर है, उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला अपना टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी। उसे समझने से पहले दो डेफिनेशन ढंग से देखते हैं। पहला टर्म अपन देखते हैं स्पीसीज। मतलब स्पीसीज किसे कहेंगे, तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज कहते हैं, पर सर्टेन कंडीशन के साथ। और वो सर्टेन कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज कहला सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन को ये फुलफिल करने चाहिए। पहला, इनकी जो अपीयरेंस है वो एकदम आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ये एक दूसरे के साथ में रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी रखने चाहिए। मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए, रिप्रोड्यूस करने चाहिए। और इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखनी चाहिए। और ये रिप्रोडक्शन नेचुरल कंडीशन में होना चाहिए, मतलब अपने आप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लैब में करा रहे हैं। तब ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। तो स्पीसीज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म whose members are identical in appearance and have the ability to produce fertile offspring in natural condition is called species। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब बाहर से देखने पर एक जैसे दिखने चाहिए। उनमें आपस में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो भी फर्टाइल होनी चाहिए। और ये रिप्रोडक्शन नेचुरल कंडीशन में अपने आप होना चाहिए। तब ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं। नेक्स्ट अगला जो टर्म है वो है अपने इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, सपोज करो ये कोई बाउंड्री है, ठीक है, ये कोई जियोग्राफिकल लोकेशन है। यहां का जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो फिजिकल फैक्टर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो सब बोले तो कंप्लीटली अपन एक टर्म में बोले तो एबायोटिक चीजें। ठीक है, इन एबायोटिक चीजें में क्या क्या आ जाएगी, सॉइल, रेन, टेम्परेचर, सो जो भी आप, एयर, क्लाइमेट, जो भी सब कुछ वो। और यहाँ के लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब वो सब आ जाते हैं। इन लिविंग थिंग्स को अपन क्या कहेंगे, बायोटिक। और जो एबायोटिक चीजें, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो किससे बना हुआ है, म्यूचुअल इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में,
और किन किन के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें अपन बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, और उनकी सराउंडिंग जिसे अपन एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच के इंटरेक्शन और उनको कलेक्टिवली अपन क्या कह सकते हैं? इकोसिस्टम। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो एक मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो अपन एक्वेरियम बनाते हैं। तो एक्वेरियम में एक बाउंड्री होती है, उसमें अपन कुछ फिश वगैरह डालते हैं, वाटर वगैरह होता है, एक दो प्लांट भी लगा सकते हैं, एयर वेयर की सप्लाई भी देते हैं। ये पूरा भी एक तरह का क्या है? इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन से बनता है दो तरह के कंपोनेंट से, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को बोलते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग को बोलते हैं एबायोटिक। एबायोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सराउंड में जो भी चीजें हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को अगर एकदम छोटे लेवल पे देखें, स्मॉलेस्ट लेवल पे देखें, तो उस डाइवर्सिटी को अपन जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। थोड़ा और बड़े लेवल पे देखें तो अपन इसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहेंगे, और बड़े लेवल पे देखें तो इसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहेंगे। मतलब ये स्मॉलेस्ट लेवल पे डाइवर्सिटी है और ये लार्जेस्ट लेवल पे डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन वन बाय वन इन सबको देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में क्या वेरिएशन है उसे अपन क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। बेसिकली ये शो करती है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज में कितने तरह की जीन, या अपन और स्पेसिफिकली बोले तो कितने तरह के एलील प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है? उसकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज ड्यू टू जीन इज कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अपन ने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पी प्लांट किया था। तो पी प्लांट में एक कैरेक्टर था लेंथ। तो उस स्पीसीज के सारे मेंबर क्या लेंथ के हिसाब से एक जैसे थे? नहीं, उसमें दो तरह के एलील थे लेंथ के लिए, एक टी और एक स्मॉल टी। तो ये वाले तो कैसे थे? टॉल, और ये वाले कैसे थे? ड्राफ। इसका मतलब उसमें अगर इस कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो कितने तरह के डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिलेंगे? दो तरह के। ये जो डाइवर्सिटी है ये एक ही स्पीसीज बोले तो पी के अंदर ही है। इस डाइवर्सिटी को, इस वेरिएशन को क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। और ये किसकी वजह से है? जीन या एलील की वजह से। ठीक है, अब इसको अपन जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो अपन को कोई ये कहे कि वन स्पीसीज बोले तो एक ही स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में क्या वैरायटी है, उसको भी अपन जेनेटिक डाइवर्सिटी कह सकते हैं। या फिर एक ही पॉपुलेशन के जो मेंबर है, अब ऑब्वियस थिंग है पॉपुलेशन हमेशा एक ही स्पीसीज वाले मेंबर के कलेक्शन को कहते हैं। तो वन पॉपुलेशन, उसके जो मेंबर होंगे उनके बीच में जो डिफरेंसेज होंगे उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दोनों क्या है? एक ही वर्ड रहे लेकिन अलग फॉर्म में, तो दोनों का मतलब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ही है। जैसे राइस है, राइस की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो वो सारी वैरायटी क्या कहलाएगी? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे डॉग जो होते हैं, डॉग की बहुत सारी ब्रीड होती है, अलग अलग ब्रीड होती है। ठीक है, तो वो सारी ब्रीड आपस में डॉग की क्या है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि डॉग स्पीसीज तो एक ही है। अब इस जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब फायदा क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या है? तो जितनी ज्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होगी वो मेंबर ऑफ स्पीसीज के एनवायरनमेंट के हिसाब से एडॉप्ट करने के उतने ही ज्यादा चांसेज होंगे, और उनके एक्सटिंक्शन मतलब उनकी अर्थ से गायब हो जाने के चांसेज उतने ही कम हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा तरह के एलील होंगे उतने ज्यादा तरीके के क्या होंगे? मेंबर पाए जाएंगे। और अगर किसी एनवायरनमेंट में चेंज में कोई सर्टेन तरह के मेंबर्स अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं तो बाकी के रह जाएंगे। इसका मतलब उस स्पीसीज के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर मान लो एक ही तरह के स्पीसीज में एक ही तरह के मेंबर है और एनवायरनमेंट चेंज हुआ और वो एनवायरनमेंट उन्हें सूट नहीं हुआ और वो मर गए, तो पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होगी उनके एक्सटिंक्शन की रिस्क उतनी ही कम होती जाएगी। इस चीज को मैं आगे आपको और समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा जब अपन एंडेमिक स्पीसीज समझेंगे। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है कि ये वेरिएशन की वजह से नई स्पीसीज भी बनती है। मतलब जो स्पीसीज है उसके मेंबर के बीच में वेरिएशन होंगी
और ये वेरिएशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर कुछ नई स्पीसीज बना लेती है। इस प्रोसेस को एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दे रखा है, स्पेसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक में तो है नहीं, पर याद रखना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज क्या कहलाता है, स्पेसिएशन। और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हमेशा वेरिएशन से होता है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो स्पेसिएशन बोले तो नई स्पीसीज बनाने में भी काम में ली जाती है। नेक्स्ट है सेकंड है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो जो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कितने तरह की स्पीसीज है, वो क्या कहलाएगी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। पहली तो क्या थी, किसी पर्टिकुलर जगह पर एक ही स्पीसीज के कितने तरह के मेंबर है, वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहला रही थी। अब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कितनी तरह के स्पीसीज है, वो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। टू एक्ट एज अ स्केल टू मेजर द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन लगा ले। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इकोसिस्टम का बैलेंस मेजर करने का कौन सा तरीका, कौन सी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम का बैलेंस मेजर करती है, तो कौन सा करती है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बेसिकली अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म शो करेगी। अगर एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होगी, अच्छी है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए अच्छी है, लेकिन एनवायरमेंट के लिए इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, वो एक ही मेंबर, एक ही तरह की स्पीसीज के मेंबर बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो फिर इकोसिस्टम क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसको मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करो, मान लो किसी एक जगह पर सिर्फ दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक है रैट और एक है कैट। ठीक है, रैट और कैट दो ही तरीके के। मान लो किसी कारण से रैट के नंबर में गड़बड़ी होती है तो कैट के नंबर में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैट फिर खाएगी क्या। लेकिन सपोज करो कि किसी जगह पर रैट भी है और कुछ ऐसे बर्ड्स भी है जो कैट कंज्यूम कर सकती है। ठीक है, अब मान लो रैट के नंबर में कुछ ऊपर नीचे होता है तो कैट को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बैलेंस कर लेगी किसको, बर्ड को कंज्यूम करके। तो जितनी ज्यादा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बैलेंस होगा। नहीं तो ऐसा होगा एक तरह के ऑर्गेनिज्म गायब होते ही दूसरे तरह को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा। तो अगर आपको पूछे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो किस बायोडाइवर्सिटी से मेजर करते हैं, तो किससे करते हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी से। नेक्स्ट लेते हैं तीसरी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कितने तरह के इकोसिस्टम है, कितने तरह की फिजिकल कंडीशंस है, कितने तरीके के फ्लोरा और फोना है। मैं फ्लोरा और फोना पहले भी समझा चुका हूं। फ्लोरा क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कितने तरह के प्लांट स्पीसीज होती है उसको क्या कहते हैं, फ्लोरा। और कितने तरीके की एनिमल स्पीसीज होती है उसे क्या कहते हैं, फोना। तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या शो करती है, वेरिएशन इन इकोसिस्टम विद इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में कितने तरह के इकोसिस्टम में वेरिएशन है। अब इसको अपन कैसे समझेंगे, इन टर्म ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह। ठीक है, जैसे ऊंट जो होता है, कैमल जो होता है, उसका हैबिटेट कैसा है, डेजर्ट, मतलब वो ड्राई हैबिटेट में रहता है। ठीक है, तो हैबिटेट मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रहने की सुटेबल जगह। तो कितने तरीके के हैबिटेट है बोले तो कितने तरह की फिजिकल कंडीशंस है, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर टेम्परेचर के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से कितने तरीके के अलग अलग जगह है। जैसे अपन अगर इंडिया का देखें तो इंडिया में जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी है। कहीं पर डेजर्ट है जैसे कि राजस्थान में, कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ 24 आवर्स बारिश ही होती रहती है, कहीं पर ऐसे है चेन्नई जैसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, एयर में ह्यूमिडिटी है। ठीक है, कहीं पे कश्मीर जैसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये अपना क्या है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, साथ में उस पर्टिकुलर जगह पर कितने तरह के फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर जियोग्राफिकल एरिया, उसे अपन क्या कहेंगे, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। इकोसिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, सी इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है। अब सपोज करो कि दो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये अपन मान लेते हैं सेकंड। फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। लेकिन सेकंड जो है उसमें ग्रासलैंड भी है, माउंटेन भी है, डेजर्ट भी है, सी भी है, रिवर भी है, फॉरेस्ट भी है।
तो अपन ऐसे बोलेंगे कि यहाँ सेकंड में इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन आ सकती है, ये एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, आप इसे नोट करें, अच्छे से समझें। ठीक है, नेक्स्ट अपने बुक में हेडिंग है ग्लोबल इकोसिस्टम। बेसिकली ये बहुत सारे डेटा है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन आप लर्न कर लीजिए। इस बार इस चैप्टर के मार्किंग कुछ ज़्यादा नंबर की है, हो सकता है कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, तो कुछ चीज़ें छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन डेटा आप सारे लर्न करें। तो पहली चीज़ जो है वो है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की मतलब एक कोई है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया कि अर्थ पे जो है करीब 50 to 300 मिलियन स्पीसीज है, लेकिन एट प्रेजेंट साइंटिस्ट सिर्फ 17 to 20 मिलियन स्पीसीज को क्या कर पाए, डिस्कवर कर पाए। तो अभी अपन सोचते हैं बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से कितने तरह के स्पीसीज है, 17 to 20, लेकिन उनका कहना है कि इससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीसीज है, बस अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन को ग्लोब से समझना है। देखो ये अपना अगर ग्लोब देखे तो ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इसके ठीक ऊपर यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है और इसके नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला जो एरिया है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर आपको पूछे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है, तो अपन को लिखना है इक्वेटर पे। कहाँ होती है, इक्वेटर पे। इन दोनों लाइन के बीच का ये जो जोन होता है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और अगर वैसे आपकी बुक में नहीं है लेकिन और कहीं पे क्वेश्चन आए कि किस जोन में सबसे ज़्यादा क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, तो ट्रॉपिकल जोन में होती है। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इक्वेटर से जैसे ऊपर की तरफ या इक्वेटर से जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेंगे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी, और पोल पे बायोडाइवर्सिटी एकदम ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ इज अनइवन, मतलब एक जैसी नहीं है कि अर्थ पे हर जगह बायोडाइवर्सिटी एक जैसी है। इक्वेटर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी शो करता है और पोल की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी घटती है। एक एरिया है अर्थ पे मिडल एंड साउथ ईस्ट अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, ये जो है डाइवर्सिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा डाइवर्स है। मैक्सिमम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ होते हैं, मैक्सिमम फ्लोरल डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। ये पूरे अर्थ का 7% पार्ट है, लेकिन 2/3 फ्लोरल डाइवर्सिटी यहाँ पर है, 30% वर्टिब्रेट्स यहाँ पर है, 90% पेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, आपकी इंग्लिश गवर्नमेंट बुक में यहाँ लिखा हुआ है 30% इनवर्टिब्रेट, तो वो इनवर्टिब्रेट नहीं है, 30% वर्टिब्रेट है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ डेटा और भी है अपन को। एनिमल डाइवर्सिटी जो होती है वो हमेशा प्लांट डाइवर्सिटी से ज्यादा होती है। मतलब अगर आपको पूछे कि अर्थ पे एनिमल स्पीसीज ज्यादा है या प्लांट स्पीसीज ज्यादा है, तो एनिमल स्पीसीज ज्यादा है। अगर सिर्फ अपन प्लांट की बात करें तो प्लांट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है एंजियोस्पर्म में, और सबसे कम डाइवर्सिटी होती है जिम्नोस्पर्म में। एनिमल में बात करें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है आर्थ्रोपोडा में, जिसमें इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट के अलावा और भी आते हैं, पर इंसेक्ट भी आते हैं। और मिनिमम डाइवर्सिटी होती है प्रोटोकॉर्डेटा में। अगर आपको पूछे ओवरऑल सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कौन शो करता है, तो आर्थ्रोपोडा शो करते हैं, प्लांट एनिमल सबको मिलाकर। अगर आर्थ्रोपोडा में भी स्पेसिफिकली आपको पूछे तो इंसेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वैरायटी रखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, इंसेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी कुछ डेटा है, आपको याद करना है। इंडिया जो है वो 17 ऐसी कंट्री है जिन्हें मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कहते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, इस पे भी आप क्यों लगा लें। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री क्यों कहते हैं, तो अपन को 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखना है कि लैंड के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% रखता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से 7 to 8% रखता है। मतलब लैंड के कंपेयर में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। दूसरा, यहां पर हर तरह के इकोसिस्टम प्रेजेंट है, ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव। मैंग्रोव कहते हैं जो ऐसी वेजिटेशन होती है जो दलदली जगह पर लगती है। ठीक है, दलदल होते हैं ना, वहां पे लगती है। मार्स एरिया कहते हैं, कोरल रीफ्स, ये अपन पढ़ चुके हैं, रिवर वैली, आइसलैंड और डेजर्ट, सारे तरह के इकोसिस्टम प्रेजेंट है। तो जितने ज्यादा इकोसिस्टम उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। प्लांट स्पीसीज के हिसाब से देखें तो करीब 45,968 प्लांट स्पीसीज और 91,364 एनिमल स्पीसीज यहां प्रेजेंट है।
एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन है, आपकी बुक के पीछे भी दे रखा है कि एग्रीकल्चर के हिसाब से, एग्रीकल्चर इनपुट के हिसाब से इंडिया कौन से जगह पर आता है, तो 7th वाले पे आता है। और 160 फूड क्रॉप प्लांट है, एफसी का मतलब फूड क्रॉप प्लांट। 167 फूड क्रॉप जो होती है वो इंडिया में क्या कराई जाती है, ग्रो करवाई जाती है। ये क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे भी दे रखा है कि एग्रीकल्चर इनपुट के हिसाब से इंडिया का कौन सा नंबर है, तो कौन सा नंबर है, 7। इन 4 पॉइंट की वजह से इंडिया जो है वो एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब होता है जिस चीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो वहां पर सबसे ज्यादा होना, उसे क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। जैसे अभी अपन ने कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर जो अपने क्या होता है डिस्ट्रिक्ट जो होता है वहां पर अगर मान लो कोरोना के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो अपन ऐसा कहते हैं कि वो जगह अभी क्या बन रही है, कोरोना का हॉटस्पॉट बन रखा है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या मतलब है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा ही बायोडाइवर्सिटी है, उस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे। तो अ प्लेस वेयर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये कंसेप्ट जो है सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने दिया था। अभी एट प्रेजेंट टोटल हॉटस्पॉट अगर आपको पूछे कि अर्थ पे कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो 34, पहले ये 25 थे, अब बढ़कर कितने कर दिए गए, 34 कर दिए गए। ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये पूरी अर्थ का 2.5% एरिया कवर करते हैं, लेकिन 50% एंडेमिक प्लांट स्पीसीज, 42% एंडेमिक वर्टिब्रेट्स और 55% एंडेमिक फ्रेश वाटर फिश ये यहां पर रखते हैं। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, अभी ऊपर से अगर मैं आपको समझाऊं तो एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही पाई जाती है, मतलब उस एरिया के बाहर पे ये कहीं नहीं मिलेगी, उसे अपन एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। इसे अभी अपन बाद में अलग से भी डिस्कस करते हैं। हॉट स्पॉट डिसाइड करते समय एंडेमिक स्पीसीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये देखा जाता है कि कितनी एंडेमिक स्पीसीज है यहाँ पर, तो 2.5% टोटल अर्थ के एरिया में देखो प्लांट की 50% एंडेमिक स्पीसीज है, वर्टिब्रेट्स की 42% एंडेमिक स्पीसीज है और फिश की 55% एंडेमिक स्पीसीज है। यही वजह है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब 34 के 34 तो अपन को नोट नहीं करने, लेकिन कुछ फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम याद रखने हैं, जिसमें से ये तो आपको याद हो गई, मूवी भी है इसके ऊपर, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया चोको, माउंटेन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, अटलांटिक फॉरेस्ट, सेंट्रल चिली, श्रीलंका, मलेशियन आइसलैंड और इंडिया के 3 हॉटस्पॉट है जो अभी अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या देखकर किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। तो 2 क्राइटेरिया होते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में बोले तो 2 क्राइटेरिया है कि वहां पर नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज कितनी है और दूसरा है कि डिग्री ऑफ थ्रेट कितना है, मतलब उन एंडेमिक स्पीसीज का जो हैबिटेट है उसका कितना परसेंटेज लॉस हो रखा है। ये 2 टर्म पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज का क्या क्राइटेरिया है कि वर्ल्ड की टोटल एंडेमिक स्पीसीज का एटलीस्ट 0.5% वहां होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 0.5% तो वहां होना चाहिए। और एटलीस्ट नंबर के हिसाब से 1500 एंडेमिक स्पीसीज जो होती है वो वहां पर होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज का क्या क्राइटेरिया, परसेंटेज के हिसाब से कम 0.5% होना चाहिए और नंबर के हिसाब से 1500 एंडेमिक स्पीसीज वहां उस पर्टिकुलर जगह पर होनी चाहिए। दूसरा है डिग्री ऑफ थ्रेट, और उसे अपन परसेंटेज हैबिटेट लॉस भी कह सकते हैं। हैबिटेट मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास के रहने की जगह जहां पर वो पाया जाता है, उस हैबिटेट का अगर डिस्ट्रक्शन कर देंगे तो वो स्पीसीज भी डेथ हो जाएगी। तो अपन को ये मेजर करना है कि कितना % हैबिटेट लॉस हो चुका है। जितना ज्यादा हो चुका होगा फिर उसको वहां पर हॉटस्पॉट को बनाने की ज्यादा नीड है, क्योंकि हॉटस्पॉट पे कंजर्वेशन के ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगाए जाते हैं। तो 70% अगर हैबिटेट लॉस हो जाए तो फिर उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्रिएट मतलब बोल दिया जाता है।
और हैबिटेट लॉस का क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल प्लेस है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिफिकल्टी फेस कर रहा है। तो 70% हैबिटेट लॉस होना चाहिए और ये नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज हो तो उस पर्टिकुलर जगह को हॉटस्पॉट कहेंगे। नेक्स्ट है, आपके अलग से क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम बताओ। तो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें बेसिकली ये दो अपनी कंट्री में, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है दूसरी कंट्री में भी फैला हुआ है, उसका सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन अपने इंडिया में। ठीक है, एक एक करके अपन को करना है। सबसे पहले लेते हैं ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट। अब इसमें अपन को तीन चीजें तो अपन को याद करनी ही करनी है। एक तो ये किन किन स्टेट में फैला हुआ है, ये कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है और कौन कौन सी यहां पर की एनिमल स्पीसीज है। ये एक जो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपसे याद हो रही हो तो अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट देखें तो वो अपने इंडिया में ईस्ट हिमालय रीजन में फैला हुआ है, जहां पर कौन कौन से वो आते हैं, अपने स्टेट आते हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब आते हैं। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एंडेमिक स्पीसीज की बात करूं तो प्लांट की 3160 स्पीसीज है, मैमल्स की 12 स्पीसीज है, बर्ड्स की 15 स्पीसीज है, रेप्टाइल्स की 15 स्पीसीज है, एम्फीबियंस की 40 स्पीसीज है और फिश की 33 स्पीसीज है। ये करीब 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ के की एनिमल्स ये सब है, हिमालयन तैर, गोल्डन लंगूर, हुलॉक गिबन, पिग्मी हॉग। अब इसमें से फ्लाइंग स्क्वेरिल्स, एक आप में से अगर किसी को पता है कि फ्लाइंग स्क्वेरिल्स कौन सी सेंचुरी में है तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, मैं बता चुका हूं आपको 12th चैप्टर में। ठीक है, हाँ, एक आप में से ये अगर कोई भी ये किसी भी एनिमल्स के नाम को आपको प्रॉब्लम हो आइडेंटिफाई करने में, जो कि होगी भी क्योंकि आपने ये सुन नहीं रखे होंगे, तो आप गूगल पे सर्च करके उनकी फोटो वगैरह देख सकते हैं। एक और मेंबर है जिसपे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है गिग्नेटिक डॉल्फिन। 2009 में इसको नेशनल वाटर एनिमल्स डिक्लेयर कर दिया गया। तो अगर आपको पूछे कि इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल्स कौन सा है तो कौन सा है, गिग्नेटिक डॉल्फिन्स। ठीक है, और डॉल्फिन का रिवर इकोसिस्टम में वही सिग्निफिकेंस है जो टाइगर का फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। इसका मतलब डॉल्फिन रिवर इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो आपको दो तरीके से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, दो क्या तीन तरीके के। पहला, गिग्नेटिक डॉल्फिन कहां पर किस हॉटस्पॉट में ज्यादा मिलती है, तो ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट में। नेशनल वाटर एनिमल्स कौन सा है, तो गिग्नेटिक डॉल्फिन। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वही सिग्निफिकेंस है रिवर इकोसिस्टम में जो टाइगर की है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, तो आपको क्या आंसर देना है, गिग्नेटिक डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। तो देखो वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट में कौन कौन से अपने स्टेट आते हैं। ये बेसिकली वेस्टर्न कोस्टल एरिया है जिसमें केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये वाले पार्ट आते हैं। एंडेमिक स्पीसीज के हिसाब से यहाँ पर करीब 2958 प्लांट स्पीसीज, 18 मैमल स्पीसीज, 174 बर्ड स्पीसीज, 174 रेप्टाइल्स, 130 एम्फीबियन स्पीसीज, 139 फिश स्पीसीज यहाँ पर है। अगर ये देखें कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है तो 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कुछ की एनिमल्स जो है वो नीचे ये दे रखे हैं, मालाबार सिवेट, एशियन एलिफेंट। इसमें सबसे फेमस जो है वो एक तो नीलगिरी तहर और एक नॉइन टेल्ड मंकी। ठीक है, इसको अगर पीछे से देखें तो अपन को ऐसे लगेगा लॉयन खड़ा है। ठीक है, बेसिकली ये एक तरह का मंकी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मैं पहले भी बोल चुका हूं इसका सिर्फ स्मॉल पोर्शन अपने इंडिया में। तो इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए अपन को स्टेट नहीं लर्न करने, ये लर्न करना है कि ये हॉटस्पॉट किन किन कंट्री में फैला हुआ है। तो चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड और कम्बोडिया और मलेशिया में ये हॉटस्पॉट फैला हुआ, बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। तो अगर आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन सी कंट्री में, तो ये आपको नाम लिखना है। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो बहुत ही वास्ट एरिया, 23,73,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पर ये जो स्पीसीज दे रखी है टोटल स्पीसीज है, प्लांट की करीब 13,500 स्पीसीज यहाँ है, 4,033 मैमल्स स्पीसीज यहाँ पर है,
1266 एम्फीबियन स्पीसीज और 1262 फिश स्पीसीज यहां पर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक अपन लेते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है कि स्पीसीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब कोई स्पीसीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, उसके बाहर उसके एक भी मेंबर नहीं है, उसको अपन क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। कुछ एंडेमिक स्पीसीज अपन को अच्छे से करनी है, यहां पर आप क्यों लगा लें, इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लीमर जो है वो कहां पर पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेडागास्कर आइलैंड में। मेटास्क्वा ट्री जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक वैली होती है चाइना की एक, वहां पर पाया जाता है। लॉयन टेल मंकी कहां पर होता है, वेस्टर्न घाट इंडिया में। नीलगिरी तेहर कहां पर होता है, वेस्टर्न घाट इंडिया में। तो ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक और चीज, एंडेमिक स्पीसीज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पाई जाएगी वर्ल्ड में, और कहीं पे भी नहीं होगी, तभी उसे क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। तो आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है रीजन ऑफ एंडेमिज्म, मतलब क्यों कोई पर्टिकुलर स्पीसीज एक ही जगह पर पाई जाती है, मतलब उसके उस पर्टिकुलर जगह पर एंडेमिक होने का कारण क्या है। तो कारण जो है वो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, द इंटरेक्शन बिटवीन रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन एंड एंडेमिक स्पीसीज, मतलब एंडेमिक स्पीसीज और उसके क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन के बीच में एक इंटरेक्शन होता है जो उस एंडेमिज्म के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। अब इसको अपन अच्छे समझते हैं, मतलब कहना यह चाह रहा है कि वो जो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन है वो नेसेसरी है फॉर प्रॉपर लाइफ साइकिल ऑफ दैट स्पीसीज। वो पर्टिकुलर स्पीसीज सिर्फ उन्हीं कंडीशन, उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन, उन्हीं जियोग्राफिकल कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, उसके बाद सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो इस वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन तक लिमिट रह जाता है। तो ये कारण होता है रीजन ऑफ एंडेमिज्म का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एंडेमिक स्पीसीज के अगर करस्पॉन्ड में बात करें तो क्या रिस्क रहती है। तो देखो अपन ने शुरू में एक टॉपिक किया था जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एंडेमिक स्पीसीज जो होती है वो ज्यादा एनवायरमेंट में तो गई नहीं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के एनवायरमेंट से रिलेटेड रही, तो उसमें जेनेटिक वेराइटी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम आती है, और इस वजह से वो सिर्फ एक पर्टिकुलर हैबिटेट तक लिमिटेड रहती है। अब सपोज करो अगर वो हैबिटेट लॉस हो जाए तो वो पूरी की पूरी स्पीसीज खत्म हो सकती है, तो इसका मतलब उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज से रिलेटेड रिस्क ये है कि वो आसानी से एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल आपको याद रखना है, डोडो एक एंडेमिक स्पीसीज थी मॉरिशियस आइलैंड की, और उसे 1658 में सबसे पहली बार देखा गया और सिर्फ 23 ईयर में वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई। लोग उसकी हंटिंग बहुत करते थे। तो अगर आपको एग्जाम में इस डोडो से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले कि एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज का नाम बताओ जो पहले एंडेमिक स्पीसीज थी, तो कौन सी थी, डोडो। और मॉरिशस आइलैंड की वो एंडेमिक स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है उसके बारे में बताओ, तो डोडो, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल लिखना है कि एंडेमिक स्पीसीज जो है वो आसानी से एक्सटिंक्ट भी हो सकती है और डोडो उसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट जाते जाते आज की क्लास एंड करते समय इंडिया के एंडेमिक स्पीसीज के बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं। तो इंडिया की एंडेमिक स्पीसीज के डेटा कुछ ऐसे हैं। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की एंडेमिक स्पीसीज है 17,612, ठीक है। 44 स्पीसीज मैमल्स की, 57 स्पीसीज बर्ड्स की, 187 स्पीसीज रेप्टाइल्स की, 110 स्पीसीज एम्फीबियंस की और 5150 स्पीसीज प्लांट की होती है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो के पार्ट को एंड करते हैं। इसके बाद सिर्फ एक और वीडियो रहेगा अपने, और अपना सिलेबस और ये चैप्टर दोनों ही पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।